नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान जय भारत माता की। तो हम कर रहे थे रासो के बारे में। जहाँ तक रासो, हमने पृथ्वीराज रासो और बिसल देव रासो, दो रासो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो दो रासो हमने एक लक्ष्य बनाया था कि हम रासो को एक सीरीज़ की तरह कंप्लीट करेंगे। तो हमने पृथ्वीराज रासो और बिसल देव, जो दो रासो थे, हमने उन दोनों रासो को अच्छे ढंग से बढ़िया कंप्लीट विवरण दे चुके हैं। और आपने अच्छा सपोर्ट भी किया, आपने देखा भी होगा। तो जहाँ तक हमारा टारगेट है कि हम ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट आपके सामने रखें जो आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, यानी कि कम समय में आप इतना कुछ सीखो कि जो पेपर है उस लिहाज से ही हमने कुछ पॉइंट चुने हैं जो एक अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जो हमारा आज का रासो है परमाल रासो, आज हम परमाल रासो को पढ़ेंगे, उसका विवरण करेंगे और संक्षेप से उसका अच्छे तरीके से हम, जो आपको अच्छा लगेगा कंटेक्ट, मेरी जो थॉट्स हैं, जो मैं इस प्रकार से आपके सामने रखूं कि आपको कम समय में ज़्यादा मिले, यानी कि मेहनत मैं ज़्यादा करके आपको वो मेहनत कम करनी पड़े और आपके अच्छे नंबर आऊँ। तो चलो हम आज शुरू करते हैं परमाल रासो। तो जो परमाल रासो है उसके लेखक कौन है? जगनिक। जगनिक हैं इनके लेखक। किसके? परमाल रासो के कौन लेखक हैं? जगनिक। और जो रचना काल है वो कब प्रकाशित हुई, कब इसकी रचना काल माना जाता है? 1230। 1230 क्या है? 1230 विक्रम संवत। अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, विक्रम संवत और ईस्वी मैंने बता चुके हैं क्या अंतर है। तो यहाँ आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन उस ढंग से आप देखिए, आपको 1230 दे दिया जाएगा लेकिन पीछे ईस्वी लगा के, तो वो गलत हो जाएगा। आप लगा के आओगे तो वो गलत हो जाए, क्योंकि पीछे ईस्वी दे रखा है और सही क्या है? 1230 विक्रम संवत। तो जो इसका ईस्वी है वो 1183 ईस्वी। विक्रम संवत हो गया 1230 और ईस्वी हो गया 1183। ठीक है। और इसके आगे अब प्रधान रस, यानी कि प्रधान रस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, इस जो प्रमल रासो, इसमें ज़्यादा किस रासो का प्रयोग किया गया है वो उसे प्रधान रस मान लिया जाता है। जो ये रस है इसमें वी रस का ज़्यादा प्रयोग किया गया। जो ये प्रमाल रासो है इसमें वी रस का ज़्यादा प्रयोग किया गया। तो विशेष में ये जो प्रमाल रासो ही अपने गायता, यानी कि लिए गान उसको गाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ना कि काव्य शैली। एक गाने के लिए भी अच्छा, एक वर्षा ऋतु में, ये आषाढ़ के महीना होता है ना, वर्षा ऋतु जब होती है तब गाए जाते हैं ये गीत इनके परमाल रासों के। अब क्या जाता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश पहाड़ी, उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड है वहाँ पर इसे अल्लाखंड, अल्लाह या अल्लाखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ कि जो ज़्यादातर, पता क्या पूछा, जैसे परमाल रासो को अल्लाखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अल्लाखंड पेपरों में आपसे पूछ लिया जाता कि जो परमाल रासो है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो परमाल रासो है एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे अल्लाखंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका क्या नाम है? अल्लाखंड के नाम से भी किसे, परमाल रासो को भी जाना जाता है। अब जगनिक कालिंजर चंदलवेल वंशी राजा परमेंद्र देव का दरबारी भाट कवि था। यानी कि जो जगनिक था वो कालिंजर चंदवेल वंशी जो राजा था परमेंद्र देव, उसके दरबारी कवि, यानी कि एक दरबारी वहाँ उस आश्रम में रहते थे। जो जगनिक थे, इन जो राजा के आश्रम में वहाँ रह के उनके बारे में, वीरता के बारे में विवरण करते थे, यानी उसके काव्य लिखते थे। जो ज़्यादातर उस समय आदिकाल, यानी उससे पहले जो भी समय था, वो इसी प्रकार राजा का गुणगान करना ही था।
और उसने महबूब के दो प्रसिद्ध, यहाँ दो प्रसिद्ध वीर कौन थे? अल्लाह और उदल। आला और उदल, यानी कि इन दो वीर, जो वीर चरित्र यानी कि वीर सपूत, यानी कि दो जो ये वीर से जितने भी इसमें युद्ध 24 लगभग युद्ध इसमें विवरण किया गया, उन 24 युद्धों में इन दोनों की अति बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी कि जितने भी युद्ध इन्होंने लड़े, अपनी विजय को पुख्तापूर्ण करते इन्हें अपनी विजय को प्राप्त किया। यानी कि प्रत्येक युद्ध में इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की थी। यानी कि इन्होंने अपनी विजय, यानी कि एक युद्ध जो एक कमांडर की तरह है, यानी कि पूरी सेना को लीड करता है। यानी कि जो ये दो थे अपनी पूरी सेना को ये लीड करते थे, अपनी विजय भी प्राप्त करते थे। ठीक है। और वीरस आचार्य हजारी प्रसाद, और जब आचार्य हजारी प्रसाद ऐसे जो जैसे कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो ये ऐसे पूछे जाते हैं ना, इनके अर्ध प्रमाणिक अप्रमाणिक ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, तो इन बातों पर ध्यान दिया करो। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि जो ये परमाल रासो है वो अर्ध प्रमाणिक है, कि जो ये परमाल रासो है वो एक अर्ध प्रमाणिक है, यानी कि कुछ तो इसमें काल्पनिक है और कुछ प्रमाण है। यानी कि इसमें ना तो ज़्यादातर काल्पनिक है और ना ही ज़्यादा इसमें प्रमाण दिखते हैं, कुछ प्रमाण दिखते हैं, इसलिए इसे अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस काव्य में जो ये काव्य है इसमें ज़्यादातर वर्षा ऋतु, यानी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो ये काव्य है, जो ये ग्रंथ है, इसमें किस यानी कि ज़्यादातर जो गीत यानी कि गीत है वो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कौन से? वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। और इसके लिए एक वीर हुंकार, उन्होंने जो हुंकार दी थी, एक सुंदर हुंकार आपको मैं बताता हूँ क्या निम्न एक पंक्ति यानी कि है, उसमें क्या कहते हैं? 12 वरिस ले कुकर जिए, वो 13 ले जिए सियार, वरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि 12 वरिस ले कुकर जिए, कुकर यानी कि जो 12 वरिस तो कुत्ते जीते हैं, और 13 ले जिए सियार, और 13 वर्ष कौन जीते हैं? सियार। 12 वर्ष कहता है कि कुत्ते जीते हैं और 13 वर्ष सियार जीते हैं। वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार, कि जो 18 वर्ष क्षत्रिय जीते हैं, 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीते हैं, उसके बाद जो जितना भी जीवन है वो जीवन धिक्कार मान, यानी कि 18 वर्ष तक ही क्षत्रिय जीते हैं, उसके जितना भी जो आगे जीवन है वो एक धिक्कार यानी वो निर्थक जीवन मानते हैं। कौन? ये वीर सपूत। इस रचना का जो सर्वप्रथम प्रकाशन कहा जाता है, जो ये रचना थी इसका प्रथम प्रकाशन का कौन मानते हैं? कौन थे? जो फर्रुखाबाद यानी कि फर्रुखाबाद था उसके तत्काल, यानी कि फर्रुखाबाद के जो उस समय कलेक्टर थे, यानी कि वर्तमान में उस टाइम जो 1865 में ये जो रचना प्रकाशित मानी, उस समय जो वहाँ के फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे, यानी कि वर्तमान में जो कलेक्टर थे, जैसे आज हमारे जहाँ कलेक्टर हैं, उस टाइम वर्तमान में जो कलेक्टर थे उन्होंने जो कौन कलेक्टर थे? जॉर्ज इलियट थे। उन्होंने अल्लाह खंड के नाम से प्रकाशित करवाया। किसे? परमाल रासो को उन्होंने अल्लाह खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। कब? 1865 ईस्वी में। ठीक है। और इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास और द्वारा और नागरिक प्रचीण सभा के माध्यम, यानी कि दोनों ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और नागरिक प्रचीण सभा ने इसको परमाल द्वारा इन्होंने परमाल रासो के नाम से प्रकाशित को, इन्होंने सन नहीं दिया, सीधा ही बता दिया। तो ये मैंने बता चुके, जो ये गीतों के गे परंपरा का जो ये गीत गाए जाते हैं, यानी कि परंपरा मुख्य बेसवाड़ा महोद बुंदेलखंड माने जाते हैं, बुंदेलखंड में माने जाते हैं। ठीक, ये
आषाढ़ यानी ये बता दिया मैंने, गीत जो गीत थे आषाढ़ यानी कि श्रावण मास यानी कि वर्षा ऋतु में ये गीत गाए जाते थे। तो हमारा यहाँ प्रमाल रासो कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके लेखक कौन है? याज्ञनिक। रचना काल 1230 विक्रम संवत और 1183 ईस्वी। प्रधान रस कौन सा है इसमें? वीर हो गया, और ये गाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और इसे अल्लाखंड भी कहा जाता है, यानी कि अल्लाह या अल्लाखंड, और इसे प्रमाल रसों को अल्लाखंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रसिद्ध यानी कि 2 वीर सपूत अल्लाह और उदल के वीर चित्रित का वर्णन किया गया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक, ये एक दोहा आ चुका था हमारे सामने, और सर्वप्रथम इसके 1865 में उसमें जो कलेक्टर थे जॉर्ज इलियट, उनके द्वारा जो अल्लाखंड के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास और नागरी प्रचिरणी सभा ने इसे प्रमाल रासों के नाम से प्रकाशित करवाया था, जो इसमें गीत वर्षा ऋतु के गीत गाए जाते थे। तो यहाँ हमारा प्रमाल रासो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं अगला रासो, खुमान रासो। जो खुमान रासो है वो खुमान रासो होता है, यानी कि खुमान ना कि खुमान। यहाँ न वो दूसरा वाला न लगता है, अणय लगता है, न लगा रखा है, अणय लगता है। तो जो टाइपिंग जब कर रहा था मैं, तो अणय लग ही नहीं रहा था मेरे फ़ोन से। मैंने कोशिश की, फिर मैंने कहा ऐसे लगा के मैं समझा दूंगा, तो आप अणय लगाना ना कि न। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसको खुमान प्रमाल रासो हमारा हो गया वहाँ तक, और आप अब दूसरे पार्ट में हम खुमान रासो। जो खुमान रासो है उसके लेखक कौन है? दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय। किसके? खुमान रासो के। और इनकी जो रचना काल है वो 9वीं शताब्दी मानी जाती है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसे 9वीं शताब्दी मानी जाती है। अब इसके बारे में मिश्र बंधु और राजस्थानी इतिहासकार मोतीलाल मनेरिया, यानी कि मिश्र बंधुओं हो गए 2 भाई, और राजस्थानी इतिहासकार मनेरिया, इन दोनों ने 17वीं शताब्दी माना है। इन्होंने मिश्र बंधुओं ने और मोतीलाल मनेरिया ने 17वीं शताब्दी के से दलपत जो रचना खुमान रासो है दलपत विजय की, इसको 17वीं शताब्दी माना है। उनके अनुसार जो 17वीं शताब्दी थी, चित्तौड़ जो राजा चित्तौड़ नरेश और राजा चित्तौड़ नरेश का इन्होंने वर्ण किया है, यानी कि 17वीं शताब्दी इनका वर्ण मिलता है किनका? राजा नरेश चित्तौड़ का, चित्तौड़ राजा नरेश का। और अब इसके बारे में ठाकुर शिव सिंह सैगर क्या कहते हैं कि जो ठाकुर शिव सिंह सैगर है उन्होंने इसे दलपति विजय की रचना ना मानकर किसी अज्ञात भाट व्यक्ति की मानते हैं। कौन? ठाकुर शिव सिंह इसे इस रचना को जो प्रमाल रासो रचना है उसके जो कवि दलपति विजय हैं उसे ना मानकर किसी अज्ञात नाम भाट को इनके कवि मानते हैं। अब विशेष तथ्य इसमें क्या है? जो ये रचना है इसमें कुल 5000 या 5000 पद हैं। इसमें वीरस की प्रधानता है। जो ये प्रमाणिक अलिखित कृति है वो पूना संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, यानी कि इसकी जो प्रमाणिक हस्तलिखित कृति है वो पूना में संकलित है। इस ग्रंथ में बगदाद खलीफा अल मामू, यानी कि बगदाद खलीफा के अल मामू चित्तौड़ रावल खुमान के मध्य, यानी कि बगदाद हो गया, बगदाद के खलीफा किसके? बगदाद के खलीफा अल मामू और चित्तौड़ राजा इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुए थे इनका वर्णन किया गया। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जो खुमान शासनकाल है वो 1869 से 1893 विक्रम संवत माना जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ना, इन्होंने विक्रम संवत को ही सारे जितने भी क्रिटिसिज्म जितने भी कुछ हैं ये विक्रम संवत का ही एक तख्ता प्रद्युत करते हैं कि इन्होंने विक्रम संवत में अपने जो रचना काल कुछ भी इसने प्रकाशित, कुछ भी इसने आलोचना भी की तो एक विक्रम संवत के रूप में ही उन्होंने डिजिट को प्रोवाइड करवाया। तो इन्होंने कहा कि 1869 से 1893 तक, 1869 विक्रम संवत और 1893 विक्रम संवत एक खुमान शासनकाल है। इन्होंने जो ये है इन्होंने 24 युद्धों का वर्णन किया है। ओके, 24 युद्धों का वर्णन किया। इस जो ये रचना है
खुमान नामक 3 राजों की वीरता, यानी कि 3 राजों की वीरता का वर्णन किया। कौन कौन से 3 राजा हैं? प्रथम तो हो गए खुमान। प्रथम खुमान जो है कब से? 810 से विक्रम संवत से 865 विक्रम संवत तक। जो द्वितीय खुमान है 870 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत तक। और तृतीय, मेरे को यह मिस्टेक लग रही है, 900 से तृतीय विक्रमाण खुमान है 900 से 965 विक्रम संवत तक। ठीक। जो इस रचना की जो भाषा शैली है वो कौन सी भाषा शैली है? राजस्थानी भाषा शैली का अधिक इन्होंने प्रयोग किया है। ये हो गया हमारा खुमान रासो। सॉरी, एक बार फिर देख लेते हैं हम खुमान रासो। इनके लेखक कौन है? दलपति विजय। रचना काल 9वीं शताब्दी, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और मिश्र बंधु और मोतीलाल मनेरिया इसे 17वीं शताब्दी मानते हैं। उन्होंने इन तथ्य दिया। चित्तौड़ राजा नरेश का राजों का वर्णन किया। और ठाकुर शिव सिंह इसे दलपति विजय की, यानी कि जो ठाकुर शिव सिंह से, उन्होंने इसे दलपति विजय की रचना ना मानकर एक अज्ञात नाम भाटकी का भी रचना मानते हैं। और इसमें 5000 पद हैं और वीरस की प्रधानता है। ये प्रमाणित हस्तलिखित कृति पूना संग्रहालय में है। और इसमें बगदाद खलीफा अलमामू और चित्तौड़ के राजा खुमान के इन युद्धों का वर्णन किया गया है। इसमें कितने? 24 युद्धों का वर्णन किया गया। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इससे 1869 से 1893 के खुमान के शासनकाल को बताया है। और 24 युद्धों का वर्णन बताया इन्होंने। 3 राजों का वर्णन है। प्रथम खुमान 810 विक्रम संवत से 865, द्वितीय खुमान 870 से 900 विक्रम संवत, तृतीय 900 से 965 विक्रम संवत। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है खुमान रासो कंप्लीट। अब हम एक और रासो करते हैं जिसका नाम है विजयपाल रासो। अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक कह सकते हैं कि विजयपाल। इसके बाद हमारे पास 2-3 और रासो बचेंगे, वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज हमारा जो विजयपाल रासो है वो नल सिंह भाट, यानी कि इसके जो लेखक हैं वो नल सिंह भाट हैं। ये जो रचना है वो कौन सी? 16वीं शताब्दी की माने जाते हैं। यानी कि इसके लेखक कौन है? नल सिंह भाट। और रचना काल 16वीं शताब्दी। ध्यान रखना, जब तक आप माइंड को इस पर ध्यान लगा के पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि आपको वहाँ से कुछ आउटपुट मिले। यानी कि आप दुनियादारी से बाहर निकलो, मोह माया से नहीं, मोह से बाहर निकलो। तो मोह से बाहर निकलोगे तो आपको कॉन्टैक्ट जो जल्दी इफेक्ट याद होंगे, तो आप अपने लक्ष्य पर निर्धारित, तीर का निशान, जो तीर है आपके, जो उसे एक ही लक्ष्य बना के रखो, उसे एक ही लक्ष्य बना के रखो कि हमें उस तीर पर जाके, उस टहनी, उस आँख पे जाके तीर का निशान है। तो ऐसे टाइम वेस्ट ना करो। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस लाइफ। यानी कि जो लाइफ है ये एक छोटी सी लाइफ कह सकता हूँ इसके, क्योंकि ये सीमित मानता हूँ मैं समय को। ये छोटा सा समय, कुछ पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। तो इसलिए जो भी अपना कर्म है वो करते रहना चाहिए। कर्म करो, कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। यानी कि कर्म करो, अगर कर्म कर रहे हो तो आपको फल की इच्छा है, फल की इच्छा होगी तो आप कर्म भी करो। यानी कि आपके सपने बड़े होंगे तो उतने ही कष्ट अधिक होंगे। कि आप पढ़ो, अच्छी तरह से लिखो, पढ़ो, और अपना जो स्ट्रगल आज कर रहे हो तब आप ऐश करोगे। आज ऐश करोगे तो तब आप स्ट्रगल और मुश्किलों में घिरे पाओगे। कि आज जितने ही साल, 1.5 साल जितना लगता है, आप स्ट्रगल, मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो कि कल को जो आपकी ज़िंदगी है, अब माता पिता, ज़रूरी माता पिता हैं और आपके बच्चे ये ना कह सकें पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप खुद की ताकते रहो कि मैंने क्या किया। आज की माया की लाइफ से बाहर निकलो, बहुत ज़रूरी बाहर निकलना। तो चलो अपने टॉपिक पे जाते हैं। लेखक नल सिंह भाट, जो रचना काल है वो 16वीं शताब्दी मानते हैं। कब? 16वीं शताब्दी। कौन मानते हैं?
16वीं शताब्दी है, और मिश्र बंधु ये जो 16वीं शताब्दी है वो सब सर्वसहमति के अनुसार मानते हैं, और मिश्र बंधु इसे 1298 ईस्वी मानते हैं। ठीक, ये तथ्य ये मूल जो अपभ्रंश में रचित है, और इसे कहते हैं हिंदी साहित्य में स्थान नहीं देना उचित नहीं है। ये अपना अपना मत है, ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य में इसे स्थान देना उचित नहीं है। जो इसमें केवल 42 पद हैं, 42 पद हैं इसमें उपलब्ध हैं, 42 ही हमें पद उपलब्ध होते हैं। इसमें विजयगढ़ करौली राजा और राजा विजयपाल के पंक राजा के दोनों के बीचों इन दोनों राजा विजयपाल और पंक राजा इन दोनों के युद्ध का इसमें वर्ण किया गया। इसमें विजयपाल रासों में इन दोनों के युद्धों का वर्ण किया गया। बस ये इतना ही है। आगे आगे जो हमारा जितने भी रासो रहे छोटे छोटे रासो हैं तो ये इम्पोर्टेंट हैं, पर जो फर्स्ट 3 जो पहले पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो और जो अपने खुमान रासो किया था वो हो गया, और परमाल रासो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट। लेकिन इनमें भी क्वेश्चन ये मत सोचो ये भी आसान है, इसमें भी क्वेश्चन आपको ये पूछ लेंगे 1298 मिश्र बंधु, तब क्या करोगे? तो आपसे ये इसके पद पूछ लेंगे तब। तो अब जितने पढ़े वो सब वेस्ट जाएगा। इनकी ऐसे पढ़ो, आपको तथ्य याद हैं, ये छोटा सा बस 10-5 आधा घंटा इस पे लगा लो, इतना टाइम दे सको कि आपको तथ्य याद हो, मेन तथ्य याद हैं, तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। ये चलो, जय हिंद। नेक्स्ट में मिलते हैं आपको भारत माता की जय के साथ, नारे के जय के साथ यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। हाँ, एक और बात कि ये वीडियो आपको अच्छी लगनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और आप मेरा साथ दोगे। जो हिंदी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है उसे उठाना है, क्योंकि हिंदी आज ऐसा है कि हिंदी है तो ये अनपढ़ है। तो हिंदी को आज स्तर इतना नीचे दिखते मुझे दुख प्रकट हो रहा है। हिंदी को ऊपर उठाने के लिए हम सबको मिलकर हिंदी को बचाना होगा। मैं मानता हूँ अदर लैंग्वेज भी ज़रूरी है, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय लैंग्वेज है उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपका समय देने के लिए।